बच्चों, तो मेरा नाम है पूनम प्रजापति और सीयूईटी हिंदी मीडियम के एक बिगेस्ट प्लेटफॉर्म पर मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का सेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी बच्चे जो हैं, जितने भी यहाँ पर अभी जुड़ गए हैं, सभी अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर दें, क्योंकि आज होने वाला है वो जो आपने केवल सोचा था, ये हकीकत में बदल जाएगा, ये नहीं समझा था। तो आज हम करेंगे बच्चों मॉक टेस्ट जो आपके हो रहे हैं, उनमें से एक मॉक टेस्ट जो है बिल्कुल लाइव फ्री सॉल्यूशन के साथ हम आपको दे रहे हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं फटाफट बिना किसी देरी के इस आपके मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। क्वेश्चन के लिए आपको प्रॉपर क्वेश्चन दिखाई देगा, मैं रीड करूंगी, आपको 1 मिनट का समय हम प्रॉपर देंगे, फिर हम उसको आराम से सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि इसका आंसर ऐसा क्यों होता है। राइट, चले तो फटाफट शुरू करते हैं। वही आपके पास 60 मिनट होंगे, 50 प्रश्न होंगे और आपको हल करना होगा, पर उसकी अप्रोच क्या है वो जानना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले तो आपको टेलीग्राम यानी इसकी पीडीएफ जो है वो इस टेलीग्राम पे आपको मिलेगी, तो हर बच्चा जो है वो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, स्कैन कर ले, ताकि सभी बच्चे इस पर ज्वाइन हो सके। अब बढ़ती हूँ आगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है ना। 50 क्वेश्चंस है, हर क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और आराम से हल करना है। ठीक है, कैसा भी प्रश्न हो आराम से हल हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न मैं पढ़ देती हूँ, उसके बाद आप आंसर दीजिएगा। तो सबसे पहले 298 केल्विन पर एक जलीय विलयन में 0.1 m दुर्बल अम्ल Ha और आपके पास लवण है Na उपस्थिति है। यदि Ka का मान आपको दिया है तो विलयन की pH क्या होगी। सभी बच्चे जो है, ऑप्शन आपके पास में है 4, ऑप्शन है 4.301, ऑप्शन है C5, ऑप्शन है 5, डी जो है 5.301। राइट, तो फटाफट जल्दी से सारे बच्चे जो है वो एक बार मैं साइड हो जाती हूँ, ताकि आप प्रश्न को आराम से देख सके और इसकी अप्रोच क्या है वो आप बता सके, और क्वेश्चन को हल करना है, किस तरह से हल करना है वो मैं आपको बता देती हूँ फटाफट। चले, देख लिया होगा प्रश्न। तो इस तरह के जो फॉर्मूलाज आते हैं ना बच्चों, उसके लिए आता है आपके पास फॉर्मूला pH बराबर आपके आता है pKa, है ना, प्लस आता है बच्चों आपके पास में लोग आपके पास प्रारंभिक जो भी सांद्रता होती है, यानी कि लवण और आपका अम्ल। लवण क्या है आपके पास में, उसकी सांद्रता, और उसके बाद में आ जाता है बच्चों साल्ट यानी अम्ल जो होता है उसकी सांद्रता। लिख दी? यस मैम, लिख दी। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, अभी आपके पास में इसका मान है, इसका मान है, लेकिन इसका मान नहीं है, तो सबसे पहले आप pKa का मान निकालेंगे, और pKa का मान होता है log Ka। Ka का मान दिया है, यस मैम दिया है, कितना आया है, माइनस log आपके पास दिया गया है बेटा क्या, 1.0 इंटू 10 टू द पावर -5। इसे आप अप्रोक्स जो है 10 की घात -5 लिख सकते हैं। अगर आप -5 आगे भी माइनस लिखा हुआ है ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ आ जाएगा 5 log 10, है ना। log 5 10 की वैल्यू तो 1 होती है, आप सब जानते हैं। तो यहाँ पर आपके pKa का मान क्या आ गया बच्चों, pKa का मान आ गया आपके पास में 5। ठीक है, अब pH का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसके अंदर प्रॉपरली इसकी वैल्यूज को रखना होगा। मैं यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ। अपने पास जो वैल्यूज आई गई है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों। pH बराबर अपन ने क्या फॉर्मूला लिखा है, pKa प्लस लोग जो है वो आपका क्या है बच्चों, लवण बट्टा अम्ल। सही है राजकुमार, बिल्कुल सही बात है मैम, यही दिया गया है, बिल्कुल यही दिया गया है। यहाँ पर बच्चों आपके पास में pK का मान कितना है बेटा, 5 आया है, प्लस लोग आपके पास में वैल्यूज क्या क्या दी गई हैं, लवण की सांद्रता और अम्ल की जो सांद्रता है बच्चों, वो क्या वैल्यूज दी गई हैं, जरा ध्यान से देखो। 0.05 तो लवण की है और 0.1 जो है वो अम्ल की है। तो चलो भाई लिखते हैं। हाँ, 0.05 तो है आपका अम्ल का, और यहाँ पर 0.1 है आपका लवण का। यहाँ से पॉइंट हटाया 0, यहाँ से पॉइंट हटाया 2 0 नीचे, पॉइंट से पॉइंट कट, 5 दूनी 10 यानी 1/2। डन है, यस। 5 प्लस लोग कितना आ गया बेटा, 1/2। क्लियर है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एक भी बच्चे को यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हो गया क्लियर एवरीबॉडी, जल्दी से फटाफट। यस मैम, एकदम क्लियर है। अब बढ़ेंगे आगे, तो हम लोग लिख सकते हैं बेटा इसको क्या, जब भी आपके पास में कोई भी वैल्यू इस तरह से होती है तो हम लोग ये करते हैं 5 प्लस क्या लिख सकते हैं बेटा, लोग कितना, 1 माइनस लोग 2 लिख सकते हैं कि नहीं। यस मैम लिख सकते हैं।
5 प्लस log जो होता है 1 माइनस log 2, तो अपने पास क्या आ गया बेटा, माइनस का log 1 आ गया। यही होता है, एवरीवन नोज। यस, पीएच आपने यहाँ लिख दी है। तो यहाँ पर अगर आपके पास में log की वैल्यू जो है इस तरह दी गई है, तो अपने पास इस log की वैल्यू को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, log 1 है माइनस इसका वैल्यू कितना होता है 0.3010। यस मैम। अब इसमें से 3010 घटाएंगे तो लगभग क्या होगा, 1 माइनस ये ले जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 प्लस कितना आ जाएगा बेटा, log 1 में से इसकी वैल्यू को घटा भी दिया तो log वैल्यू का मान तो कितना होता है 0 होता है, 0 माइनस 0.3010। अब आप इसको इसके यहाँ पर करेंगे, लगभग आपके पास में वैल्यू कितना आएगा बच्चों, है ना, लगभग आपके पास में वैल्यू आ जाएगा पीएच का कितना आ जाएगा 4.677 समथिंग आएगा, और ये लगभग किसके बराबर है। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं है। चलो बात समझ में आ गई। एवरीवन 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 जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी, सबको एकदम से क्लियर है। मैंने बहुत आराम से आपको सॉल्यूशन कराया है, बहुत ही इजीली आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है कि किस तरह से आपको निकालना है, किस तरह से वैल्यूज़ को पुट आउट करना है, किस तरह वैल्यू को रखना है। यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे भी ना, तो यहाँ पर आपके पास में प्लस माइनस क्या हो गया, यहाँ पर सिंपली आपके पास या देख सकते हो आप, है ना, पीएच बराबर आप लिख भी सकते हो 5 माइनस क्या आ गया 0.3010। यार सिंपल सी बात है ना, तो लगभग यही तो वैल्यू आएगी। हो गया आंसर, इसमें आंसर आएगा लगभग 5। आपके पास है आंसर? यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चले, यस। अगला प्रश्न देखिए बेटा। चलो अगला देखो राजकुमार कि यहाँ पर आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्वितीय कोटि की अभिक्रिया 2a = उत्पाद के लिए a इनवर्स बनाम समय का सही प्रतिनिधित्व करता है। सारे बच्चे है ना, थोड़ा साइड में हो जा रहे हैं, आप फटाफट देखो 1 सेकंड के लिए ही जल्दी से कि मैम ये होगा इसका क्लियर आंसर, जल्दी से बेटा। चले, देख लिया, देख लो भाई। चलो भाई, हो गया, प्रश्न तो उतार दिया। बच्चों जब भी हम द्वितीय कोटि की बात करते हैं, द्वितीय कोटि लिखी है ना, यस मैम, द्वितीय कोटि की बात करते हैं ना बेटा, तो द्वितीय कोटि में क्या होता है पता है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया होती है ना, तो वहां पर एक चीज समझनी जरूरी है। द्वितीय कोटि में क्या होता है कि आपके पास जो समीकरण होती है वो होती है A बराबर 1/A प्रारंभिक सांद्रता प्लस KT। ये होता है ग्राफिकल फॉर्मूला द्वितीय कोटि का, द्वितीय कोटि का, ठीक है, यस मैम, ठीक है। अब यहाँ पर आप बात करेंगे तो इसको आप A इनवर्स लिख सकते हैं, है ना, बराबर में इसको भी A नोड इनवर्स लिख सकते हैं, है ना, प्लस क्या लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं। y बराबर क्या हो गया बेटा mx प्लस c, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसकी ढाल है ना, और ये m जो है वो किस में है, पॉजिटिव में तो है, तो इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ इस तरह, ठीक है, और ये अंतःखंड आ गया आपका, तो पॉजिटिव ढाल, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, सकारात्मक ढलान वाली सीधी रेखा जो y एक्सिस पर अंतःखंड काटती है, अंतःखंड को काटती है, यानी कि अंतःखंड को कैसे काट रही है, ये रही अंतःखंड। डन है, चले आ जाओ बेटा, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, क्लियर है, सॉरी इसमें नहीं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, डन। बाकी तो मूल बिंदु से गुजरती हुई सीधी रेखा, नहीं, मूल बिंदु से नहीं गुजर रही है, अंतःखंड छोड़ रही है ना, नकारात्मक ढलान वाली सीधी रेखा नहीं, नेगेटिव ग्राफ नहीं है, ग्राफ ऐसा थोड़ी ना आ रहा है, नहीं आ रहा है, सीधी रेखा मूल बिंदु से थोड़ी ना जा रही है, नहीं, तो यहाँ से जा रही है ना, एक घातीय वक्र है, नहीं, घातीय वक्र ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट, डन। चलो आ जाओ बेटे, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, अगला प्रश्न कह रहा है अभिकथन है उच्च सांद्रता पर जलीय विलयनों में प्रबल विद्युत अपघट्य की भी आदर्श व्यवहार से महत्वपूर्ण विचलन दर्शाते हैं। अधिक सांद्रता पर कोई भी जलीय विलयन है उसमें प्रबल विद्युत अपघट्य भी आदर्श व्यवहार से महत्वपूर्ण विलयन दर्शाते हैं। उच्च सांद्रता पर आयनों के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्या दोनों सही हैं, इसकी व्याख्या कर रहा है, क्या ये दोनों सत्य हैं लेकिन इसकी व्याख्या नहीं हो रही है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, जल्दी से बताओ फटाफट सारे बच्चे,
है ना। मैं साइड हो जाती हूँ बच्चों, ताकि आप बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम, वरना बच्चे कहेंगे मैम पूरे टाइम आप बीच में होते हो तो हमें समझ नहीं आता है। चलें, चलो भाई, अधिक सांद्रता होगी, आयन ज्यादा होंगे तो उनके बीच में बंध प्रबल होगा। बंध प्रबल होगा तो बंध या तो टूटेगा नहीं या आसानी से टूट जाएगा। दो ही स्थितियां होगी, तो दो स्थितियां होगी तो आदर्श विलयन तो नहीं हुआ, उसमें विचलन तो हुआ, हाँ या ना? यस मैम, विचलन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उच्च सांद्रता पर आयनों के बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल महत्वपूर्ण होते हैं, या तो दुर्बल हो जाएंगे या फिर प्रबल हो जाएंगे। तो यहाँ सिंपल सी बात है, ए आर दोनों सत्य हैं और ये दोनों की व्याख्या भी सही कर रहा है। सही बात है, व्याख्या सही नहीं है ये नहीं हो सकता, ए सत्य है आर गलत है, नहीं दोनों सत्य हैं। क्लियर है, बात समझ में आई? यस मैम। निम्नलिखित अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद क्या होगा? प्रोपेन 2-ओल जो होता है उसमें यदि कंसंट्रेट H2SO4 170 डिग्री केल्विन पर आप छोड़ते हैं तो मुख्य उत्पाद पूछ रहा है। प्रोपेन 2-ओल से कंसंट्रेट H2SO4, ध्यान से देखना सारे बच्चे, है ना, फटाफट सारे बच्चे, एवरीवन, कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बच्चों। चलो देखा, साइड में हट गई तो दिख गया होगा, है ना। आ जाओ, अब अपने पास जब भी आप कभी भी किसी भी, फॉर एग्जांपल CH3 प्रोपेन है क्या, प्रोपेन 2-ओल, ठीक है बेटा, CH3, ठीक है, प्रोपेन 2-ओल है ना। तो 2-ओल के साथ में आपने कंसंट्रेट H2SO4, आपने एल्कोहल, फिनोल और इथर वाला चैप्टर तुरंत क्लिक करना चाहिए। और उसमें जब भी H2SO4 एल्कोहल के साथ में आता है तो वो हमेशा क्या करता है, निर्जलीकरण करता है। और निर्जलीकरण करता है तो अल्फा बीटा होता है। यहां पर आपके पास में क्या है, ये अल्फा है और ये बीटा है, दोनों तरफ है। इनमें से हाइड्रोजन निकला, वाटर मॉलिक्यूल चला गया और क्या बन गया बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका मतलब क्या बन गया, प्रोपीन। डन है, समझ में आ गई, सबको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है बच्चों कि एक प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है वो 50% पूर्ण होने में 30 मिनट लेती है। 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, है ना। 60 मिनट, 99.7 मिनट, 100 मिनट और 150 मिनट, कितना समय लगेगा? जल्दी से बता दो फटाफट सारे बच्चे, एवरीवन जल्दी बताओ बेटा फटाफट। चले, देख लिया प्रश्न, आओ सॉल्व कर ले भाई। दो स्थितियां हैं, T½ 0.693 अपॉन में 30, समीकरण 1 हो गई। समीकरण 2 में T 90% दे रहा है क्या, हाँ बिल्कुल। इसमें होता है 2.303 अपॉन में K लोग प्रारंभिक सांद्रता बट्टे अंतिम सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता कितनी माने 100, लास्ट में क्या बचेगा, 100 में से 90 गया तो कितना बचेगा 10, तो कितना हो गया 100/10। यहां तक तो ठीक है। आइए अब बढ़ते हैं आगे। जब हमारे पास समीकरण क्या है, समीकरण में K का मान तो आ गया था 0.693 अपॉन 30, और वहीं पर बात करूं मैं दूसरी तरफ तो यहां पर आ गया था मेरे पास क्या भाई, T90 बराबर क्या आ गया 2.303 अपॉन K की वैल्यू लिखना पड़ेगा, और लोग आ गया था अपने पास कितना, अभी निकाला था ना 100/10, तो कितना आया 10 ही तो बचा, 1 0 से 1 0 कट हो गया। log 10 का मान तो एक ही होता है ना। अब log 90% की बात करें तो K की वैल्यू आपके पास है 303 अपॉन में क्या गया 0.693 इंटू 30 ऊपर चला गया, ठीक है, इंटू इसकी वैल्यू तो एक है ही, आपको पता है ये log 10 की वैल्यू एक ही होती है। इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 99.7। आप कैलकुलेशन कीजिए। एक बच्चा कह रहा था मुझे कि मैम मुझे कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत होता है। कुछ दिक्कत नहीं है बेटा, ये लगभग जो है इन दोनों को आप कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको इतना ही वैल्यू लगभग मिलेगा। क्रॉस में एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको
कैलकुलेट करेंगे, इससे से गुणा करो, उसके बाद पॉइंट को हटाकर आप काटोगे, 3 दूनी 6, 3 तरी 9, 0, 3 तरी 9, नीचे कितना दिया हुआ है 0.693, सही है, हटाओ पॉइंट, नीचे कितना आ गया 3 आ गया, 10 की घात 3, ऊपर भी कितना आया 10 की घात 3, काट दो ना यार, सिंपल सी बात थी, हो जाएगा ना 99 पॉइंट, क्लियर है 7 तक। चलो बच्चों देखें आंसर, तो इस तरह से अगर आप कैलकुलेट करेंगे राजा तो आ जाएगा, ये रहा ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ये मैं कह रही हूँ, सारे बच्चे कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ राजकुमार, अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा संकुल आयन ज्यामितीय समावयवता यानी आयनन समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा, इनमें से कौन है जो आयनन समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। साइड हट जाते हैं ताकि आपको क्वेश्चन नजर आए, है ना, वरना कहेंगे कि मैम आप तो बीच में ही आकर खड़ी हो जाती हैं। अच्छा, आयन कौन सा संकुल आयन पूछ रहा है, ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। चलो हो गया, आओ कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसका कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि जब भी आपके पास में अष्टफलकीय हो, 3 चीजें होती है, चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय और वर्ग समतलीय। आप सब बच्चे ये 12वीं में भी पढ़ कर आए, है ना, CFT थ्योरी, VBT थ्योरी जब पढ़ी थी, VBT थ्योरी के अंदर, तो आपने देखा होगा कि इनके अंदर जब बॉन्ड एंगल्स होते हैं ना बेटा, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, है ना, बदलते रहते हैं, थोड़ा चेंज होते हैं, लेकिन जब चतुष्फलकी की बात आती है ना बेटा, तो इनके बॉन्ड एंगल फिक्स्ड होते हैं, ये चेंज नहीं होते, जब चेंज होता है तभी बनता है। तो यहां पर आपको दिया गया है कि ये जो है इन सब में क्या है, 2 दूनी 4, लेकिन ये क्या है वर्ग समतलीय, ये भी क्या है ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय है ना, और ये क्या है बच्चों 4 और 2 6, ये भी अष्टफलकीय, तो ये सब तो क्या देंगे अष्टफलकीय, अष्टफलकीय वर्ग समतलीय, बट ये क्या है, ये है आपका चतुष्फलकीय, तो इस वजह से ये क्या नहीं करेगा, वर्ग ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। क्लियर है, यस मैम। अगला चलो बेटा, अभिकथन में प्रकाशिक समावयवता दर्शाने के लिए एक अणु में किरेल केंद्र का होना आवश्यक है। तर्क है कि एक किरेल केंद्र एक कार्बन परमाणु होता है जो 4 अलग अलग समूहों से जुड़ा होता है। फटाफट जल्दी से देख लिया, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी। चलो बेटा आ जाओ, प्रकाशिक समावयवता दर्शाने के लिए एक किरेल कार्बन का होना जो है वो आवश्यक है। तर्क है कि एक किरेल कार्बन जो होता है वो परमाणु जो 4 अलग अलग समूहों से क्या होते हैं जुड़ा रहता है। ये सत्य है, पर R जो है वो किरेल कार्बन में क्या होता है, चारों क्या होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। किरेल कार्बन में जब भी आप देखोगे तो किरेल कार्बन में क्या होता है बेटा, किरेल कार्बन में हमेशा क्या होता है, चारों संयोजकताएं भिन्न होती है, बिल्कुल चारों संयोजकताएं भिन्न होती है। लेकिन बच्चों एक बात है, जैसे लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला आप देखेंगे, है ना, तो यहां पर आप देखेंगे COOH, OH, H, H, OH और COOH, ठीक है। इसकी चारों संयोजकताएं भिन्न तो हैं, यानी किरेल सेंटर तो है, लेकिन ये एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित भी है। लेकिन जब आप ये बात करें कि जब प्रकाशिक समावयवी हो तो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, वो हमारे हाथ मिरर इमेज है, वो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, लेकिन ये तो अध्यारोपित हो रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि किरेल कार्बन, तर्क तो सही है, पर प्रकाशिक समावयवी दर्शाने के लिए किरेल केंद्र का होना आवश्यक है। ये मीसो कंपाउंड है, तो ये इसकी व्याख्या नहीं करता। चाहे चले
प्रकाशिक समावेश दर्शाने के लिए किरेल कार्बन के साथ साथ में क्या चाहिए, वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित भी नहीं होने चाहिए। डन है। तो आपके पास में क्या आएगा भाई, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ये मीसो कंपाउंड होते हैं, मेसो कंपाउंड, मेसो अणु होते हैं। चलो बात समझ में आई? यस। आ जाओ बेटे, अब बढ़ती हूं आगे। निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद X क्या होगा बेंजोइक अम्ल NH3 गर्म करने पर? ए, फिर Br2 एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करने पर X बनाता है। चलो बताओ सारे बच्चे ध्यान से, X क्या होगा? जल्दी बेटा सारे बच्चे। देख लिया? आ जाओ। अब देखो बेटा, यहां पर रिएक्शन दी गई है, रिएक्शन मैं भी करके दिखा देती हूं। ये कह रहे हैं कि बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल ये यही होता है। यस मैम यही होता है। बेंजोइक अम्ल की क्रिया जब NH3 के साथ कराते हैं तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो। यहाँ पर आपके पास में OH और इसका H निकल कर क्या निकल जाएगा, H2, और क्या बन जाएगा, बेंजामाइड बन गया CONH2। याद करो ये कौन सी रिएक्शन है, ब्रोमीन के साथ KOH, हाफ मान ब्रोमेमाइड। डन है। तो ये क्या हो गया, चले नाइट्रोबेंजीन एनिलीन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। चले बात समझ में आ गई। ग्रेबिल थैलेमाइड अभिक्रिया जो होती है उसमें प्राथमिक एमिन बनता है, उसमें एरोमेटिक एमिन नहीं बन सकता है। याद रखें, वो क्वेश्चन अलग है, ये अलग है, दो क्वेश्चन को मिलाना नहीं, ध्यान से। चलो आ जाओ अगला देखो बेटा। एक सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है वो इतना है, 298 केल्विन ताप पर साम्य अवस्था स्थिरांक का मान क्या होगा? जल्दी से सारे बच्चे, ये लो हम साइड हो ही जाते हैं। 1 ही मिनट का टाइम दूंगी, ज्यादा नहीं, है ना, थोड़ा सा ध्यान करके। एवरीवन चले। आओ भाई, आप सब जानते हैं इसका मान log Kc बराबर n गुणा E0 सेल ही होता है, आप सबको पता है ये फॉर्मूला, अपॉन में 0.0591 यही होता है। वैल्यूज को रखो, 2 गुणा E0 सेल की वैल्यू कितने दिया है बेटा, 0.59, और यहां पर कितना है 0.0591, यही होता है। यस और नो? यस। इनको कैलकुलेट करेंगे तो 1.18 अपॉन क्या आ जाएगा, 0.0591 आ गया। कैलकुलेट कर लो, शायद लगभग 20 आना चाहिए। एवरीबॉडी जल्दी से बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट। चले 20 आ गया, पर सामने तो क्या है बेटे, लोग है, वो भी लोग केसी है, और लोग केसी है तो उसको अपन यूं चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, केसी बराबर एंटी लोग लेना पड़ेगा, और एंटी लोग में आपको मैंने बताया क्या आ जाता है बेटा, 10 की घात 20 है क्या? यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ये प्रश्न मैंने बहुत कराए हैं, है ना, मॉक में ऐसे प्रश्न आए तो और क्या चाहिए। चलो आ जाओ बेटे, अगला प्रश्न देखो। निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद Y क्या होगा अगर एल्कोहल कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर X बनाता है टॉलन अभिकर्मक, और वो Y। ध्यान से सुनना कि एल्कोहल की क्रिया से क्या बनेगा जब कॉपर और 573 केल्विन ताप, याद करो कि मैम ने इसका क्या बताया था, है ना, ये तुम्हें तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए बेटा, है ना। एल्कोहल कॉपर की 573 केल्विन ताप पर क्या बनता है, ऑक्सीकरण ही होता है, हाइड्रोजनीकरण हो जाता है, हाइड्रोजन निकल जाता है H2 के फॉर्म में, तो क्या बनता है बेटा, अरे आ गया ना याद? यस, मुझे पता था। लो भाई, तो यहां पे हम दिखेंगे बच्चा क्या लिखा गया है, CH3 CH2OH हो गया,
इसकी रिएक्शन किसके साथ में हो गई? कॉपर के साथ में 573 केल्विन ताप हो गया। तो यहां पर आपने देखा क्या बन गया? CH3CHO, बिकॉज यहां से H और यहां से भी H, हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है। तो यह क्या बन जाता है? एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड रजत दर्पण देता है, हाँ या ना? यस मैम। तो ये रहा रजत दर्पण, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अगला देखो बच्चों जल्दी से। हाँ, एक विलयन का परासरण दाब किस पर निर्भर करता है? विलयन का परासरण दाब, बस मैं इतना ही 2 सेकंड के लिए हटूंगी बच्चों, है ना। विलयन का परासरण दाब किस पर निर्भर करता है बच्चों? आपके पास फॉर्मूला होता है पाई बराबर CRT, तो वो किस पर? सांद्रता, ताप, इन पर निर्भर करता है। बस विलायक की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, सांद्रता और ताप पर निर्भर करता है ना। सही बात है, प्रकृति पर केवल विलायक नहीं, पाई बराबर CRT होता है ना बेटा, तो सांद्रता और ताप दोनों पर निर्भर करता है। अगला देखो राजकुमार, निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड किलेट मतलब चक्रीय कंपाउंड कौन सा होता है? जल्दी से बताओ, चक्रीय कंपाउंड कौन सा होता है? सारे बच्चों को पता है ये तो। जल्दी बताओ बेटा सारे बच्चे। एथिलीन डाइएमीन, यही होता है। यस मैम। अगला देखो, अभिकथन जो है वो चुंबकीय प्रतिचुंबकीय है। ध्यान से सुनो, अभिकथन प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय मतलब समझ जाना चाहिए, तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए, बिकॉज ऑफ प्रबल लिगेंड है। तर्क दिया है कि ये निकल की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर 0 है और सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है। क्या कथन कारण दोनों सही है? जल्दी से एक बार फटाफट आंसर कर देंगे, देख के ही समझ में आ रहा है कथन और कारण दोनों सही है, और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। बिल्कुल, ये प्रबल लिगेंड है ना बच्चा, तो प्रबल लिगेंड है, तो प्रबल लिगेंड में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? युग्मित होते हैं। और वहीं पर आप बात करेंगे तो क्या इसके ऊपर आवेश 0 होता है, तो निकल पर भी क्या चार्ज? 0 चार्ज हो गया। आगे आओ बेटा, निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद Z क्या होगा? एथेनॉल PbR3X KCN जलीय YH3O+ गर्म करने पर Z बनता है। ध्यान से सुनो, क्या कहना चाह रहा है? आपको Z पहचानना है, और मैंने आज भी बताया है, क्लासेस में बहुत बार बताई हूँ कि PbR3 जब होता है तो क्या बनता है, फिर KCN के साथ में, और फिर क्या बन जाता है। जल्दी से बेटा, है ना, ये चीज तो आपको बहुत बार कराई है, बहुत बार। जल्दी से चलूं क्या? आ जाओ। इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है, देखो बेटा, एथिल अल्कोहल CH3 CH2OH, ठीक बात है? यस मैम। PbR3 याद करो, PCl3 लाइक PbR3, है ना। हेलो एल्केन निर्माण की विधि है ये, है ना। तो क्या बन गया? CH3 CH2Br बन गया। इसकी रिएक्शन KCN के साथ कराओ, तो आप सब जानते हैं KCN जो है आयनिक बंध है, आयनिक है तो KBr निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा? CH3 CH2Cl। अब इसके अंदर क्या करो भाई? जल अपघटन कराओ। जल अपघटन कराएंगे तो क्या होगा? H3O, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल की मात्रा ज्यादा है, तो यहाँ पर अपने पास में नाइट्रोजन जो है वो किस फॉर्म में निकल जाएगा? NH3 फॉर्म में, NH3 फॉर्म में निकल जाएगा, और अपने पास में क्या बच जाएगा बच्चों? अम्ल बन जाएगा, CH3 CH2 और COOH। दिस इज प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, हाँ या ना? है क्या कहीं पे? यस मैम, प्रोपेनोइक अम्ल। क्लियर है? बात समझ में आ गई? यस मैम, ओके डन। चलो बच्चों अगला प्रश्न देखो, एक अभिक्रिया का दर स्थिरांक तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है, इसका कारण बताइए। एक अभिक्रिया का दर स्थिरांक तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है, क्यों? जल्दी से बताओ, फटाफट देख लिया क्वेश्चन, क्यों बढ़ता है? चले, तापमान जब बढ़ाओगे, याद करो, है ना, तापमान जब बढ़ता है तो क्या होता है? अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है बच्चों? बढ़ती है। गतिज ऊर्जा बढ़ती है, भाई तापमान देंगे तो मॉलिक्यूल एक्साइटेड मोड में जाएंगे तो गति करेंगे, तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने पर क्या हो जाता है बच्चों? सक्रियण ऊर्जा में क्या आ जाती है? सक्रियण ऊर्जा क्या होती जाती है? गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो सक्रियण ऊर्जा क्या होगी? थोड़ी सी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, पर वो बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर ये क्या होगा? अणुओं की औसत ऊर्जा में क्या होनी चाहिए? वृद्धि
होती चली जाती है। डन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। आइए बच्चों, निम्न में से कौन सा विटामिन कोएंजाइम के रूप में काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। जल्दी से बता दो, फटाफट फटाफट। चले, विटामिन जो है वो कोएंजाइम के रूप में विटामिन बी काम करता है, क्योंकि विटामिन B1, B2, B5 है ना, इन सब के अंदर जो होता है कोबाल्ट जो होता है वो पाया जाता है। याद करो, कोबाल्ट ए एज ए कोएंजाइम काम करता है। तो यहाँ विटामिन बी दिया गया है। ध्यान से इन प्रश्नों को ध्यान से करना है। अभिकथन, डीएनए आनुवंशिक सूचना का वाहक है। तर्क, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा उपस्थित होती है। क्या सही है, क्या गलत? फटाफट, है ना। बस मैं 2 ही सेकंड का समय आपको दे पाऊंगी, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी ना बेटा, है ना। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, जल्दी से बताओ क्या होगा। दोनों चीजें सही है? जल्दी से आइए। डीएनए एक आनुवंशिक सूचना का वाहक है, बात तो सही है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा, सही बात है। दोनों एक दूसरे के लिए अपने अपने लिए तो सही है, पर ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करता है, क्यों? तो वो कारण नहीं बता रहा है, वो कह रहा है ये होता है और इसमें राइबोज शुगर जो है वो पाई जाती है, इसमें आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, तभी ये सूचनाओं का क्या करता है, स्थानांतरण करता है। बट इसका रीजन सही नहीं है, तो केवल ऑप्शन दोनों तो सही है, पर इसका आर इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। क्लियर है? चलो आगे आ जाओ बेटा। निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद एक्स क्या होगा अगर एनिलीन ब्रोमीन के साथ में, जलीय ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करेगा? जल्दी से करो फटाफट। ब्रोमीन जल के साथ में रिएक्शन करने पर क्या होगा? बोला मैम आपने कहा था कि जब पानी में कोई चीज होती है तो वो छींटे सब जगह लगते हैं, तो ब्रोमीन जब जल रूप में होती है एक्वस, तो सब जगह ब्रोमीन जुड़ जाती है, तो क्या बन जाती है? 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। हाँ है ना राजकुमार? यस मैम। है क्या कहीं पे? यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलो अगला प्रश्न देखो बच्चों। अगला एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में दर जो है नियम क्या होता है? द्वितीय कोटि अभिक्रिया का दर नियम तो सबको पता है, क्या होता है कि R बराबर K A की पावर 2, दैट्स इट। जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, सबको पता है ये तो। चलो, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चले आ जाओ, द्वितीय कोटि अभिक्रिया। निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद X क्या होगा अगर CH3COOH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से X बनता है तो? जल्दी बताओ सारे बच्चे फटाफट। जल्दी से बेटा। अगर अभिक्रिया आपके पास में क्या है, अगर CH3COOH है और ये अपचायक है, आप सबको तुरंत क्लिक कर गया होगा कि जब मैम प्रबल अपचायक होता है तो वो एल्कोहल बनाता है, CH2OH। यस यस मैम, दिस इज द एल्कोहल। क्लियर है? बात समझ में आ गई? यस मैम। अगला चलो भाई, हेनरी का नियम किससे संबंधित है? गैस की विलयता, क्वथनांक, हिमांक अवनमन, परासरणता। जल्दी से बेटा, सबको पता है? यस मैम। क्या? गैस की विलयता। हेनरी तो गैस के नियम पे आधारित है भाई। कोबाल्ट की समन्वय संख्या बताओ फटाफट। वैसे मैं आपको 1 मिनट इसीलिए दे रही हूं ताकि आप बच्चे फटाफट इस क्वेश्चन को देख पाए। कोबाल्ट की समन्वय संख्या क्या होती है बेटा? समन्वय संख्या जानते हैं ना, है ना? कोबाल्ट की उप सह संयोजक संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? जल्दी बताओ। 5 और 1 6, जितने लिगेंड जुड़े हुए हैं। चले? यस, आगे समझ में, जितने भी लिगेंड्स जुड़े हुए होते हैं संकुल के अंदर, वही उसकी समन्वय संख्या होती है। अगला देखो बेटा, जटिल आयन रंगीन होते हैं डीडी संक्रमण के कारण। क्या सही बात है या नहीं? दोनों अपनी व्याख्या कर रहे हैं, क्या बात है? जल्दी से बता दो फटाफट। जटिल आयन जो है वो रंगीन होते हैं, ऐसा क्यों?
चले भाई, जटिल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो रंगीन आयन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से होते हैं, और जहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वहां डी संक्रमण तो होगा ही होगा यार। यस मैम, तो ए और आर दोनों सत्य और एक की सही व्याख्या भी कर रहा है। चलो, निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद X क्या होगा? CH3CH2CN H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? चलो भाई बता दो फटाफट। CH3CH2CN क्या बनाता है? जल्दी से फटाफट। यदि अभी हमने किया था ये क्वेश्चन, हमने अभी रिसेंटली किया था, क्या था भाई? अपन ने कहा था, वो याद है? अल्कोहल से क्या बनाया था? अम्ल बनाया था, और अम्ल से उसके साथ में PbR3 के साथ में एल्किल हैलाइड बनाया था। एल्किल हैलाइड के बाद में क्या बनाया था? उसका हमने KCN के साथ रिएक्शन किया तो साइनाइड बना, फिर जल अपघटन किया तो अम्ल बना। सही है, तो CH3CH2CN आ गया। इसका जल अपघटन करते हैं बच्चों तो क्या होता है? इसका पहले आंशिक फिर पूर्ण जल अपघटन होता है तो अम्ल बन जाता है। यस मैम, प्रोपेनोइक अम्ल। CH3CH2COOH। यस करेक्ट, द करेक्ट ऑप्शन इज C। यस, चलिए अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कैसे किया जाता है? अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कैसे किया जाता है? अभिक्रिया की कोटि को परिभाषा से जानते हैं ना? जल्दी बताइए कि नहीं जानते हो? सारे बच्चे बताओ। एवरीवन जानते हो ना अभिक्रिया की कोटि को? चलो, ये कैसा मान है? अभिक्रियाई कोटि को हम अभिकारकों के स्टाइकियोमेट्रिक गुणांकों के योग से पहचानते हैं, लेकिन वो मान प्रायोगिक होता है ना? होता है कि नहीं होता है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। वैसे प्रयोग द्वारा भी, लेकिन प्रयोग से भी हम क्या करेंगे? इसका परिभाषा लिखेंगे। तो कोटि कैसी होती है? तो स्टाइकियोमेट्रिक घातांकों के योग के बराबर होती है। वो हम क्या करते हैं? अच्छा, ये तो दर नियम है कि योग को हम क्या कहते हैं? दर नियम कहते हैं, पर कोटि का निर्धारण प्रयोग से ही किया जा सकता है। यस, चले बात समझ में आ गई। आ जाओ बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन रेशेदार होता है? फाइबर किस में होता है ना? आपके बालों में जो पाया जाता है वो है या क्या है भाई? है ना, बालों में, आपके नाखून में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? बोले केराटिन पाई जाती है मैडम। क्या पाई जाती है? केराटिन पाई जाती है ना? कौन सा प्रोटीन रेशेदार होता है? तो केराटिन होता है। इंसुलिन तो नहीं होता है ना? ये तो नहीं पाया जाता है। एल्ब्यूमिन, एंजाइम तो अलग एंजाइम, को एंजाइम्स आपकी बॉडी में है ना। इंसुलिन अलग हार्मोन है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो क्या बचा? केराटिन बचा। चलो अगला प्रश्न देखो बेटा। आरएनए में डीएनए से भिन्न क्षारक कौन सा होता है? आरएनए में डीएनए से भिन्न क्षारक कौन सा? तो यार रटे हुए प्रश्न है सबका। क्या होता है बेटा? अच्छा, आपके पास में क्या होता है? AGTC, AGUC, दिस इज डीएनए। यस मैम। दिस इज आरएनए। यस मैम। तो क्या है? क्या पूछ रहा है? आरएनए में डीएनए से भिन्न क्या होता है? थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है ना? आरएनए में डीएनए से भिन्न क्षारक कौन सा होता है? तो क्या होता है बेटा? यूरेसिल होता है। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये तो सब में होते हैं, तीनों कॉमन है, लेकिन बस यूरेसिल नहीं होता। चलो आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ योगात्मक अभिक्रिया देता है? बताओ जल्दी, किसमें योगात्मक अभिक्रिया देता है? सारे बच्चे, दोनों के साथ में कौन है जो रिएक्शन करता है? पता चला? देखो बेटा, टॉलन अभिकर्मक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देता है, रजत दर्पण। पैलिंग सॉल्यूशन भी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देता है। बेनेडिक्ट भी क्या करता है? एल्डिहाइड के साथ में। ये ऑक्सीकारक है। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण जब होता है, आपकी एनसीईआरटी बुक में है, तब ये तीनों रिएक्शंस आती है, टॉलन अभिकर्मक, फैलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट। लेकिन
ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक ऐसा अभिकर्मक है जो एल्डिहाइड कीटोन दोनों के साथ रिएक्शन करता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? यस मैम। एल्डोल संघनन में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु आवश्यक है। आर तर्क दे रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय होता है। बताओ भाई क्या सही क्या गलत? सारे बच्चे क्या सही है? दोनों तर्क और कथन दोनों सही है, क्या गलत है जल्दी बताइए। एवरीवन एवरीवन। सही तो है। एल्डोल संघनन में अल्फा हाइड्रोजन आवश्यक है। किसमें आवश्यक नहीं है? कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए, पर एल्डोल में तो चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय होता है, सही बात है भाई, तो दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। आप सब जानते हैं ना, जब भी हम एल्डोल संघनन करते हैं तो CH3 CHO अगर दोनों सिमिलर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंट होता है तब तो दिक्कत है क्या भाई? यहाँ पर तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO यही तो बनता है ना, यही बनता है प्रोडक्ट। लेकिन जब डिफरेंट एल्डिहाइड्स हो आपके पास में, CH3 CHO ठीक है, लेकिन CH3 CH2 CHO कर दिया तो फिर क्या हो गया बेटा? 4 प्रोडक्ट बनेंगे फिर, है ना। A और B को कन्वर्ट करके 4 प्रोडक्ट बनते हैं, तो यहाँ पर ये एल्डोल संघनन के लिए बिल्कुल सही बात है। अगला देखो बेटा, निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद X क्या होगा? फिनोल जो है जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन, जानी पहचानी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपकी है वही है भाई। तो जिंक डस्ट के साथ में क्या होगा? सारे बच्चे जल्दी से बताओ भाई। आपके पास में फिनोल है और फिनोल की क्रिया ये एकमात्र एक औद्योगिक विधि है जिससे हम बेंजीन बना सकते हैं। जिंक डस्ट के साथ में क्या होगा? जिंक इसके ऑक्सीजन को लेकर के चला जाएगा, बोला चलो मेरे साथ, और जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और यहाँ क्या बचेगा? बेंजीन। दिया है क्या? यस मैम दिया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्लियर है, बात समझ में आ गई? यस मैम। आइए अगला देखो बेटा, मोलरता को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? मोलरता को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? जल्दी बताइए फटाफट एवरीवन, है ना। 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करने, इट्स मस्ट, है ना, सबको पता है। मोल प्रति लीटर, ये रहा ऑप्शन बी इज द करेक्ट। मोल प्रति किलोग्राम मोललता को है, किलोग्राम प्रति मोल नहीं होता है, ठीक है, लीटर प्रति मोल नहीं होता। ये तो उल्टा ही बता दिया आपने, है ना। मोलरता और मोललता तो समझ में आती है, तो उल्टे हो गए, राइट। तो यहाँ तो ये नहीं होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अगला देखो राजकुमार, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? जल्दी बताओ कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? जल्दी बताओ बेटा। चलें, कौन नहीं है? ये तो देख के ही मालूम चल रहा है कि कौन नहीं है। सारे बच्चे पृष्ठ तनाव, भाई ये तीनों तो हैं, याद है, मैम ने रटा दिए हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म 4 ही होते हैं, वाष्पदाब में आपेक्षिक हिमांक, अवनमन, क्वथनांक, उन्नयन और परासरण दाब। पृष्ठ तनाव नहीं है। चले, यस मैम। आ जाओ अगला देखो बेटा, अभिकथन ए विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर अपचयन होता है। ध्यान से सुनो, जब विद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पर क्या होता है बेटा? अपचयन होता है। कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। क्या सही क्या गलत? आपको मैंने एक चीज सिखाई थी, अगर आपको याद हो तो, कि मैंने कहा था बेटे कि जब भी आपके पास कुछ भी हो, चाहे आपके पास रासायनिक सेल हो, चाहे आपके पास विद्युत अपघटनी सेल हो, हमेशा एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन होता है। जब अपचयन होता है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ये दान करता है। तो दोनों सही है और ये सही व्याख्या भी हो रही है। सारे बच्चों को जिस तरह से मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पहले ही क्लिक करना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमने बहुत प्रैक्टिस किए हैं, है ना, कहीं कहीं पर किए हैं। आज इन सबको समराइज हमने कर दिया है, ठीक बात है। चलो अगला देखो भाई, निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद X क्या होगा?
अगर आपके पास में ये दिया गया है तो निम्नलिखित अभिक्रिया में x क्या होगा भाई, यही अभी तो किया था, ये तो प्रोपेनॉल, ये तो सेम हो गया, प्रश्न रिपीटेड हो गया। चलो अभिक्रिया की आणविकता क्या हो सकती है, चलो बताओ, सबको मालूम है अभिक्रिया की आणविकता क्या हो सकती है बच्चों, बताओ भाई। आणविकता के बारे में पूछ रहा है, कोटि के बारे में नहीं पूछ रहा है। मैम आणविकता जो होती है वो हमेशा क्या होती है, पूर्णांक होती है। क्या होती है राजकुमार, पूर्णांक होती है। वहीं पर अगर मैं बात करूं किसकी बेटे, कोटि की बात करूं तो कोटि क्या होती है राजकुमार, 0, 1, 2, हाफ, 3/4 कुछ भी हो सकती है। तो आणविकता हमेशा क्या होती बेटे, पूर्णांक होती है। अगला देखिए, यस मैम, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में विलय है, कौन सा विटामिन है जो जल में विलय है, जल्दी से बताओ, कौन सा विटामिन है जो जल में विलय है। याद है मैम ने एक ट्रिक बताया था, कुछ लोग अडिक होते हैं, ADEK, अडिक होते हैं, ढीठ होते हैं, है ना, जो बदलना ही नहीं चाहते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। पर मेरे बच्चे ऐसे नहीं है, राज दुलारे हैं। तो अडिक ADEK ये वसा में विलय है, और जो नॉर्मल लोग होते हैं वो BC भरते हैं बेचारे समय को देखते हुए। तो हम क्या करते हैं, ये किस में विलय है बच्चों, जल में विलय है। तो ये विटामिन B1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, यस मैम। आ जाओ राजकुमार। एंजाइम उच्च विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो विशिष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, स्पेसिफिक ही काम करते हैं, ऐसा है क्या, देखना है। एंजाइम में सक्रिय साइट्स होती है जो सबस्ट्रेट के लिए विशिष्ट होती है। अब बताओ ऑप्शन ABCD में से क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बता दो फटाफट, सारे भी बच्चे। सही तो बात है कि विशिष्ट होते हैं एंजाइम जो होते हैं, जैसे कि माल्टोज जो होता है उसको तोड़ना है ना, अलग प्रोडक्ट बनाना है, तो माल्टेज एंजाइम ही काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, है ना। स्टार्च को तोड़ना है, इन्वर्टेज जाइमेज एंजाइम जो होते हैं वही करते हैं, है ना। ग्लूकोज है ना, तो इनके लिए जो है पर्टिकुलर एंजाइम्स चाहिए, तो वो एंजाइम तो विशिष्ट हुआ, सबके साथ काम थोड़ी करता है। फॉर एग्जाम्पल हार्मोन है, वो वृद्धि में भी काम कर रहा है, ग्रोथ भी हो रही है, दिमाग है ना लंबाई में भी काम कर रहा है, मस्तिष्क में भी काम कर रहा है, पीयूष ग्रंथि, हाँ है ना, जो पीयूष हार्मोन होता है, तो बहुत सारे काम कर रहा है एक हार्मोन, लेकिन एंजाइम विशिष्ट काम करता है, इसलिए दोनों सही है, दोनों की व्याख्या सही है। निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद X क्या होगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में ये दिया गया है। अरे भाई ये तो बहुत इजी है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, मैं बस इतना सा लिख रही हूं, मैं नहीं आंसर बताऊंगी, आप लोग करेंगे। CuBr, ये कौन सी रिएक्शन है, देख के समझ जाओ यार, तुम्हें तुरंत क्लिक कर देना चाहिए, है ना। मैं हट जा रही हूँ सामने से, तो मैं हट ही जाती हूँ, तो सारे बच्चों को पता होना चाहिए। जल्दी बेटा, चलो अब देखो लाला, ये सेंड मेल अभिक्रिया नहीं है क्या, तो साफ नजर आ रहा है, Br जुड़ जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, है ना। लेकिन वहीं पर अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन होती या HbF4 के साथ रिएक्शन होती तो ये आयोडोबेंजीन भी बन सकता था और ये फ्लोरोबेंजीन भी बन सकता था, लेकिन यहां पर क्या दिया है, CuBr दिया है, इसलिए क्या बोल रहे हैं, ब्रोमोबेंजीन। आया समझ में, क्यों नहीं हुआ, बाकी क्यों नहीं हुआ, क्लोरोबेंजीन क्यों नहीं हुआ, है ना, और ये क्यों नहीं हुआ, क्लोरोबेंजीन CuCl होता, आयोडोबेंजीन पोटेशियम आयोडाइड होता, फ्लोरोबेंजीन HbF4 होता, तो ये कोई भी नहीं है। आ जाओ बेटा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, बताओ जल्दी, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई बताओ भाई, सबको पता है, हाँ या ना, जल्दी बताओ सारे बच्चे। मैम ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, ये तो आपने लटवा दिया है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स प्रथम कोटि, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स द्वितीय कोटि, ये क्या है तृतीय कोटि,
हाँ या ना? बिल्कुल, एक एक बात बच्चों तुम्हारे जहन में मतलब यूं फिक्स हो जानी चाहिए। चलो, यस मैम। आओ लाला, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड है? डाइसेकेराइड मतलब जो जल के अणु जब जल के साथ में डिजोल्व होता है तो अपने आयनों में टूट जाता है। अब बताओ फटाफट क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से ऑप्शंस देख लीजिए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज और लैक्टोज। जल्दी से बताओ भाई। ग्लूकोज तो मोनोसेकेराइड है, फ्रक्टोज भी मोनोसेकेराइड है, और ये ग्लैक्टोज भी मोनोसेकेराइड है। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें ये तो पता है ये नहीं है, ये नहीं है, मैम ने बताया है, पर लैक्टोज और ग्लैक्टोज में डिफरेंस नहीं पता है बच्चों। लैक्टोज जो होता है वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का मिश्रण होता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का मिश्रण होता है। ठीक है, बात समझ में आई? इस वजह से जो आपका डाइसेकेराइड है, जो जल अपघटित होकर दो मॉलिक्यूल देता है, वो है आपका लैक्टोज। चलो आ जाओ बेटे, राउल्ट का नियम किसके लिए लागू होता है? अब तक तो ये आदर्श अनादर्श ये सब देख रहे थे हम, लेकिन अब आपको मालूम चल जाएगा कि हम किसके लिए बात कर रहे हैं। सही है बेटा कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है यार। किसके लिए है जल्दी बताओ। सबको पता है भाई, है ना? अपने पास P बराबर P नॉट A एक्स ए, ठीक, P B P नॉट B एक्स बी, है ना? जनरली हम किसका मान ज्ञात करते हैं, याद है? हम किसी भी अणुसंख्यक गुणधर्म पे बात करें तो हम लोग एक्स बी के ही मान ज्ञात करते हैं, बराबर एक्स बी, यानी कि अवाष्पशील जो पदार्थ होते हैं ठोस, उसके लिए राउल्ट का नियम लागू होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। अवाष्पशील तनु विलयनों के लिए ये उसकी सीमाओं में आपको देखने को मिलेगा। राउल्ट के नियम की जिस सीमा आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको दिखाई देगा अवाष्पशील विलय वाले विलयन जो तनु होते हैं। चलो बेटा, ठोस के साथ नहीं होता है, वाष्पशील के साथ नहीं, वाष्पशील फिर आदर्श हो गया ना, हम तो अनादर्श की बात करते हैं, और द्रव विलय विलयन नहीं। चलो आ जाओ बेटा, दिए गए कंपाउंड में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? जल्दी से बताओ फटाफट। दिए गए मॉलिक्यूल में ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? ऑक्सीडेशन स्टेट तो समझते होंगे ना कि नहीं समझते हो? हैं? आओ निकाल लें। यस, FeCN का होल 6 -4 है ना, इसको x मानना है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट x, इस पे कितना चार्ज होता है? -1 है, कितने 6, बराबर में कितना है? -4, x बराबर माइनस का 6 बराबर माइनस का 4, x बराबर क्या हो गया बेटा? 6 माइनस का 4, कितना आ गया बेटा? प्लस का 2। ओ क्या बात है क्या? यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्लियर एवरीबॉडी? यस मैम, सबको क्लियर होना ही चाहिए बेटा, सारे बच्चों को। अगला देखो राजकुमार, अभिकथन में जटिल आयन प्रकाश अवशोषित करते हैं और अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन्स डी ट्रांजिशन की उपस्थिति में होता है। जटिल आयन प्रकाश अवशोषित करते हैं अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण। क्या सही बात है? जल्दी से बताओ, ये प्रश्न आपके सामने आते हैं ना तो लगता है कि अरे ये क्या हो गया। जल्दी बताओ बेटा। चले आओ बच्चों, जटिल आयन जो है प्रकाश का अवशोषण करते हैं अयुग्मित और डी ट्रांजिशन के कारण। दोनों बात लिख दी, प्रकाश का अवशोषण होगा जब डी ट्रांजिशन होगा, क्योंकि डी कक्षक जब तक रिक्त नहीं होंगे तब तक कैसे चलेगा, पर अयुग्मित हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो प्रकाश के अवशोषण के लिए डी ट्रांजिशन चाहिए पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं। तो यहां पर ये कह रहा है आपके पास में ए सही है और आर उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है ना, कि इसके ऊपर ये निर्धारित नहीं है। ये दोनों अपनी जगह सही है बट ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। चलो बात समझ में आई कि जब भी आपके प्रकाश किसी मॉलिक्यूल पे गिरता है
तो वहां पर डी ट्रांजिशन है, तभी तो प्रकाश एक लेयर से दूसरे में जा रहा है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, है ना, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, उसमें आपने देखा ना एक कक्षक से E1 E2 E3 जाता है, तो वहां पर ट्रांजिशन तो होता है, पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की प्रकाश अवशोषण में संभव नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई, क्लियर है, डन है? यस मैम। आ जाओ लाला। निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद X क्या होगा? एल्कोहल PCC। ठीक है, चले जल्दी से बताओ फटाफट सारे बच्चे, एवरीबॉडी। जल्दी से बेटा, सारे बच्चे। चले, इसकी व्याख्या यहां पर ये सही है, दोनों सही है अपनी जगह, पर ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। चलो भाई, चलो, या फिर इसको देखो एक बार। जटिल आयन प्रकाश अवशोषित करते हैं तर्क अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण। नहीं 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 नहीं, अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, तब तो सही है, फिर तो ये बी क्यों, ये तो ए ही हो जाएगा, फिर तो तर्क और कथन दोनों सही है। ए इज द करेक्ट। चले आ जाओ बेटा, इसमें देखो पीसीसी हमेशा क्या करता है बेटा, ये एल्डिहाइड तक ही लेकर जाता है, ठीक है, एल्डिहाइड तक ही लेकर जा रहा है, क्योंकि ये दुर्बल ऑक्सीकारक है, अम्ल में नहीं बदलता, ऑक्सीकारक। चलो यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलो, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? अभिकारक की सांद्रता, केवल तापमान, दर को कौन प्रभावित करता है बेटा? सब प्रभावित करते हैं बोले, जल्दी बताओ बेटा, फटाफट फटाफट। अभिक्रिया दर को कौन प्रभावित करता है? सब प्रभावित करते हैं, जल्दी से बताओ कि सब प्रभावित करते हैं या नहीं? सब करते हैं मैम। सही है। केवल अभिकारक की सांद्रता नहीं, केवल तापमान नहीं, नहीं, है ना। अभिकारक की दर पे आप सांद्रता को देखते हैं ना, कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो आयन जो होते हैं रिएक्शन करके प्रोडक्ट बदलते हैं, तापमान होता है तो दुगुना वेग हो जाता है और उत्प्रेरक में जल्दी से अभिक्रिया संपन्न होना शुरू हो जाती है। आओ बेटा, निम्न में से कौन सा प्रोटीन एंजाइम है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन एंजाइम है? हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, ट्रिप्सिन और केराटिन। जल्दी बताओ सारे बच्चे, जल्दी बेटे। कौन सा प्रोटीन एंजाइम है? चले बेटा, आओ देखो, इंसुलिन एक प्रोटीन है, केराटिन भी एक रेशेदार फाइबर प्रोटीन है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है ना, और हीमोग्लोबिन भी एक क्या है, स्थानांतरित करने वाली क्या है बेटा, प्रोटीन है ना, जिसमें ब्लड में उपस्थित ऑक्सीजन्स क्या होते हैं बच्चों, सॉरी, इंसुलिन क्या है आपका, सॉरी हार्मोन, भूल गए भाई, ठीक है, और इंसुलिन जो है वो क्या होती है, स्थानांतरण करती है, हार्मोन, सही बात है, स्थानांतरित करती है प्रोटीन को, प्रोटीन जो होता है उसके अंदर क्या होती है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन स्थानांतरण का काम करती है। चलो
यस मैम, तो क्या होगा करेक्ट आंसर? ट्रिप्सिन। चले, ये एक एंजाइम है। आओ भाई अगला देखो बेटा, डीएनए में कौन सा क्षारक आरएनए में अनुपस्थित होता है? ये तो सबको ही आता है, मैं इसमें क्या ही, है ना? जल्दी बेटा, डीएनए में कौन सा क्षारक है जो आरएनए में अनुपस्थित होता है? अभी सिखाया था ना, क्या बेटा? थाइमिन, है ना? अभी तो बताई थी यार, AGTC AGUC, थाइमिन ही तो है। चलो आ जाओ, निम्न में से कौन सा अभिकर्मक कीटोन को द्वितीयक अल्कोहल में अपचेत करता है? ओ ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। कीटोन को द्वितीयक अल्कोहल तुम सबको पता होगा। कीटोन को द्वितीयक अल्कोहल में कौन चेंज करता है? जल्दी बताओ। अल्कोहल के लिए आपको क्या चाहिए? अपचायक चाहिए। और आपको मैंने अभी बताया था कि बाकी सब क्या हैं? ऑक्सीकारक हैं। आई थिंक आपको ये चीज पता चल गई होगी, है ना सबको? यस मैम। देखो बेटा, टॉलन अभिकर्मक ऑक्सीकारक है राजकुमार, एल्डिहाइड के लिए ऑक्सीकारक है। ये भी क्या है? ऑक्सीकारक है। ये तो साफ नजर आ रहा है ऑक्सीकारक है, बट सोडियम बोरोहाइड्रेट इज अपचायक, और अपचायक की वजह से ही कीटोन एल्कोहल में, कीटोन का एल्कोहल में क्या हो रहा है बेटा? अपचयन। चलो आ जाओ, एक अभिक्रिया A+2B = C के लिए प्रयोग से दिया गया कंपाउंड आपको ये है, तो क्या होगा आंसर? जल्दी बताओ एवरीबॉडी, सारे बच्चे। देखो लाला, आपके पास में जैसे R1 R2 और R3 दिया हुआ है ना? इसको मैं एक स्लाइड में ऐड ऑन कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, वरना समझना जरूरी भी है। R1 R2 और R3 दिए गए, ठीक है? इसमें वैल्यूज रखनी होती है, अपन लिखते हैं A और B, ठीक है? फिर यहाँ पर भी A और B, ठीक है लाला? इसमें भी A और B, ठीक है? यस मैम। अब आओ पीछे देखें, यहां देखो, अभिक्रिया A+2B C में बनता है, तो A का मान 0.1 है, 0.1 है, और रेट कितनी है? 2 × 10⁻³ 0.1, और इसकी भी वैल्यू है 0.1, ठीक है? इसका मान आ रहा है 2 × 10⁻³ ठीक। अब अगले की बात करें, अगले में क्या है बेटा? 0.2 0.1, और वैल्यू आती है 8 × 10⁻³ ध्यान से देख लेना भाई, देख लिया ना कितनी वैल्यू है? 0.2 और 1, 8 आ रहा है मान, है ना? 0.2 आ रहा है बेटा, इंटू 0.1 आ रहा है, ठीक है? और वैल्यू आ रही है कितनी बेटा? 8 × 10⁻³ समझ रहे हैं? 8 का मतलब, रेट का मान 8 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये वैल्यू कितनी है आपके पास में? देखना है ना, यहां पर 3 घात चलेगा शायद। चलो अगला आओ बेटा, अगले में क्या कह रहा है? पीछे देखते जाओ भाई, अगली वैल्यू कितनी दे रहा है? 1 और 2 पर 4 ही आ रहा है, 0.1 0.2, ठीक है? समझ में आई? यस मैम आई, ठीक है? ये तो क्लियर है मैम, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ 4 × 10⁻³ -3 ही है ना, मैं ज्यादा तो नहीं लिख रही हूँ, हाँ सब में -3 है। अब देखो लाला, जब पहला है इसमें तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा है ना? दूसरे में A चेंज हो रहा है ना बेटा, तो अपन क्या लिखेंगे? समीकरण को लिख लेंगे। 3 सेक्शन में आपके सामने दे रही हूं। समीकरण जो 1 है ना, उसमें क्या है? 2 से 1 में भाग दो, ठीक है? क्योंकि इसमें A के संदर्भ में, सब बच्चे ध्यान से देखना, क्यों? क्योंकि इसमें 2 बदल रहा है, A का फैक्टर बदल रहा है, फिर दूसरे में B के संदर्भ में, ठीक है? बात समझ में आ गई?
तो ए के संदर्भ में बात करें तो बेटा सबसे पहले क्या लिखोगे आप, आपकी वैल्यू क्या दी गई है 2 पॉइंट, बाकी तो सेम ही है, यहाँ पे तो वैल्यूज को आपको रखना ही है R2 अपॉन R1, और यहाँ लिखोगे बेटा R3 अपॉन R1। ठीक है, यहाँ क्या क्या आएगा सामने देख लेना सब बच्चे, R2 अपॉन R1, तो यहाँ क्या लिखूं, क्या वैल्यू है भाई 8 इंटू 10 टू द पावर -3 बट्टे में 2 इंटू 10 की घात -3 बराबर में क्या है भाई, ए की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 0.2 इंटू 0.1 बट्टे में 0.1 इंटू 0.1। ठीक है, बाकी तो सब खत्म है ना, ये और ये, यहाँ पर 2 ही बचा है, तो यहाँ पर ये काटेंगे तो क्या बचेगा, 2 की पावर कितनी आ रही है 3 आ रही है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आ रही कि नहीं आ रही है, और 0.2 यहाँ पॉइंट हटाओ, यहाँ 10। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 इसकी पावर है, वही इसकी पावर होगी ना, होगी कि नहीं होगी, 2 इंटू 2, जल्दी से बताओ फटाफट सारे बच्चे कि यस मैम, एवरीबडी जल्दी से, एवरीवन एवरीवन एवरीवन। हाँ ओके ओके, सॉरी फॉर दिस, मैं यहाँ पे 2 दूनी 4, हाँ भूल गई थी ना, तो 2 की पावर 2 आ गई, तो यहाँ पे भी 2 की पावर क्या आएगा 0.2 अपॉन 0.1, 2 ही तो बचा, तो 2 की पावर इसके ऊपर जो पावर होगी वही इसके पावर बराबर में ही चलेगा, तो ये ए के संदर्भ में क्या आ गया, यहाँ देखना ए के पावर में 2 आ गया। अब इसके संदर्भ में लिखो बच्चों, क्या है भाई 4 गुणा 10 की घात -3, 2 गुणा 10 की घात -3, कट 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 बराबर में कितना है भाई 0.1 इंटू 0.2 बट्टे क्या आएगा बेटा 0.1 इंटू 0.1, यही सेम कंडीशन है भाई, 2 ही बचेगा, सेम बात है। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा 2, तो 2 की पावर में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 2 की पावर में कुछ नहीं आएगा, तो यानी बी के संदर्भ में क्या हो गया, बी के संदर्भ में 1 हो गया। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन में आर बराबर के क्या हो गया, ए की पावर 2 न बी की पावर 1। ये बात समझ में आई, ये ध्यान से समझने वाली बात है। यहाँ पे देखो लाला, हमारे पास वैल्यूज दी गई है, बच्चा कई बार यहाँ गलती कर देता है, वो ये सोच लेता है कि मैम इसको हम लोग यहाँ से कंसीडर करके a की पावर 1 और b की पावर 2 कर देते हैं, और बच्चा जो है वो यहाँ दिया भी है ऑप्शन में, इसलिए वो गलत हो जाता है। लेकिन बेटा यहाँ पर प्रॉपर वैल्यू दी गई है और यहाँ रेट भी दी गई है, तो मैं क्या करूं, मेरे पास फॉर्मूला होता है ना r बराबर के a की पावर और b की पावर, ये मेरे पास फॉर्मूला है, तो मेरे पास रेट दी गई है और इनके भी मान दिए गए, तो मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ वैल्यू बदल नहीं रही है, तो इसको फिक्स मान लो, और फिक्स मान के जो चेंज हो रहा है जहां जहां पर उसके संदर्भ में बात कर लो। पहले में ये संदर्भ में चेंज हो रहा है तो इसके सापेक्ष कर लो, दूसरे में ये चेंज हो रहा है तो इसके सापेक्ष कर लो। हो गया क्लियर, खत्म बात। चलो भाई, अब आता है, ये तो क्लियर हो गया सबको, आ जाओ जी। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास में, फिनॉल और ये दिया गया है ना, फिनॉल CH3 KOH फिर H। अच्छा, इसमें दिखेगा नहीं तो आपको हम दूसरा प्रश्न करा देते हैं ताकि आप बच्चे, वैसे आप इसको कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये देखिए है ना, आपकी अपचायिक शर्करा कौन सी नहीं है, याद करो कि मैम ने अपचायिक शर्कराएं कौन सी बताई थी बेटा। अपचायिक शर्करा जिसमें अंदर क्या नहीं होता बेटा, क्या नहीं होता, जिसके अंदर आपके पास में कार्बोनिल ग्रुप जो है वो फ्री नहीं होता, फ्री होता है तो अपचयन कर देता है ना, एल्डिहाइड का एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, वो अपचयन करना, अपचायक जो होते हैं ना, तो अपचायक शर्करा कौन नहीं है बेटा, सुक्रोज नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। मैंने हर क्वेश्चन को आपको बिल्कुल डिटेल में बताया है, सारे बच्चे जो हैं इन क्वेश्चन को जरूर करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब करेंगे, मैंने वैसे डिटेल में करा दिया है। आप बच्चों को कुछ भी लगता है कि मैम इस प्रश्न का ये उत्तर होना चाहिए, हम उसको वापस रिकॉल कर लेंगे, यू डोंट वरी कि मैम ने करा दिया
फिर एकदम सटीक उत्तर होना चाहिए। कुछ भी गड़बड़ होती है, आपको लगता है, तो आप उसको मुझसे पूछना जरूर। टेलीग्राम पे हम कनेक्टेड है, आप हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये PDF आपको वहीं पे मिलेगा। तो ये था आपका आज के पूरे मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। तो मिलते हैं फिर क्लासेस में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।